आज आपका आईबीए ने अफिडेविट जो है वो सबमिट अपना सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, जिसकी पुष्टि ऑफिशियल आप वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, जिसमें सुबह 10:21 बजे जो आपके उनकी तरफ से रिस्पोंडेंट 4 थे पीएनबी की ओर से, उन्होंने पूरा जो अफिडेविट है वो डाला है। उन्होंने तकरीबन 20 दिन दिए इस अफिडेविट को डालने के लिए। तो उन्होंने इतने स्ट्रांग जो पॉइंट्स है, पर्टिकुलरली पेंशन जो ऑपरेशन का क्लॉज है रेगुलेशन 35(1) के लिए, वो बहुत ही टाइम लिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही जो स्ट्रांग है वो अपना अफिडेविट सबमिट किया है, जिससे पूरी तरह से वो एक तरफा साबित कर लेंगे कि उनका जो पेंशन ऑपरेशन है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जो आपके रिटायर्स है उनके लिए है। लेकिन उसके सामने अब जो अगर हमारे तरफ से जो लॉयर होते थोड़े भी अगर वो मिस करते कोई भी पॉइंट, एक भी थोड़ा भी वो यहाँ पे जो प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो पूरी तरह से इस केस पर खतरा आ जाएगा। क्यों मैं ये सब चीज़ें आपको कह रहा हूँ, वो अभी मैं आपको जो पॉइंट्स है उनके बताऊंगा एफिडेविट के, उसके बाद काउंटर पॉइंट्स भी आप इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उनका पहले जो पॉइंट्स है वो एनालिसिस करेंगे तो आप भी कहेंगे कि बहुत ही स्ट्रांग जो एफिडेविट है रेगुलेशन 35(1) के एप्लीकेबिलिटी के बारे में उन्होंने डाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीए मर्जर और सारी चीज़ें जितनी भी डाली है उस पर मैं काउंटर भी यहाँ पे पेश करूंगा। साथ ही में आप सभी रिटायर से एक खास रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट मान लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कल की सारी अपडेट जो आपका लाइव हियरिंग की लिंक हम आप सभी को देंगे, फ्री में देंगे। साथ ही में वीडियो फुटेज भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो भी, और दिन भर पूरी अपडेट एमसी सिंगला केस की पूरे दिन की सुनवाई की आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है। तो बैंक रिटायरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, फ्री में कर सकते और हमारा चैनल पूरी तरह से ज्वाइन कर सकते। साथ में हमारा जो पूरी पीडीएफ है वो 142 पेजेस की है। हमने सिर्फ मेन 17 यहाँ पे जो पेजेस है वही समझाए थे। पूरी पीडीएफ हमारे जो स्पेशल ग्रुप है बैंक रिटायर्स का, जिसमें 120 से ज़्यादा मेंबर्स बन चुके हैं, तो आप भी मेंबर बन सकते हैं। 499 इसका जो चार्जेस है, सिर्फ एक टाइम के लिए आपको चार्ज देना है और सारी जानकारी सबसे पहले मिलती है। हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेशन सारी रूल रेगुलेशन पीडीएफ सारी चीजें सबसे पहले वहां पर शेयर होती है। तो अभी आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर जो है मैसेज करिएगा तो आप उससे ज्वाइन कर पाएंगे और कल की सारी अपडेट भी वहां सबसे पहले शेयर होगी। अब चलिए आ जाते हैं वापस से हमारे इस वीडियो पर, जो पॉइंट्स है उस पर। सबसे पहले जो आपका रेगुलेशन 35(1) पर आप एप्लीकेबिलिटी के बारे में क्या लिखा है वो आप सभी यहाँ पे सुनिए। देखिए बीईपीआर वो उन्होंने क्या मतलब निकाला, जो आपका रेगुलेशन 35(1) बीईपीआर में जो है उसका कि आपका रेगुलेशन है वो 10 महीने जो आपका 2 बाइपर्टाइज सेटलमेंट होते हैं, एक रिटायर होती है, उसकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, जो आपकी उनकी बेसिक पे होती है 10 महीने का एवरेज लिया जाता है उनके रिटायरमेंट जो डेट होती है उससे पिछले का, और उसका एवरेज लेकर एक आपकी जो है वो जो आपकी बेसिक पे निकलती है उसका 50% करके, जो अगर 33 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट है तो आपकी पेंशन वो मानी जाती है। लेकिन अगर कोई जो आपका जो पेंशन जो बीपीएस होता है, ज्वाइंट नोट होता है, तब आपका कोई ऐसा है जो आपका उस पीरियड दोनों बाइपर्टाइज सेटलमेंट में जो है वो आ रहा है, जैसे कि अभी 11 बीपीएस सपोज लगा कि कोई नवंबर 2017 से 11 बीपीएस है वो ड्यू था, तो कोई यहाँ पे बीच में अगर पड़ रहा है, दोनों सेटलमेंट के बीच उनके एवरेज जो मंथ पड़ रहे हैं, तो उस पर एप्लीकेबिलिटी के लिए ये रेगुलेशन 35(1) लाया गया, ऐसा इनका कहना था। अब इस पर उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए और क्या सबमिशन किया वो देखे कि ये जो आपका 1986 से 7 एक ऐसा पीरियड था, 4 से 5 बीपीएस के बीच के जो आपके रिटायर्स थे उनका 10 महीने का एवरेज वहां पर पड़ रहा था। तो उन लोगों को इंक्लूड करने के लिए जो 1993 का 95 रेगुलेशन का जो फॉर्मूला लगाकर उनको जो पेंशन ऑपरेशन दी गई। साथ में सेम आपका 92 से 4 में भी सेम चीज हुई, जो आपका 5-6 बीपीएस के बीच में पड़ रहा था। तो अमेंडमेंट जो रेगुलेशन का हुआ 2002 में वो उन पर लगाया गया, और वो ओपन एंडेड ऐसे था कि सभी जो जब भी ऐसा होगा व्हेनेवर एप्लीकेबल, मतलब जब ऐसा होगा 10 महीने वाला जो पीरियड आएगा उन लोगों को जो आपकी पेंशन ऑपरेशन है वो दी जाएगी। तो उन्होंने वो जो आपका पीरियड वाला जो था क्लॉज, अमेंडमेंट जो आपका हुआ था उसमें कोई पीरियड नहीं डिफाइन था, लेकिन इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया कि जब भी ये जो आपका 10 महीने वाला जो भी सेटलमेंट होते दो के बीच पड़ेंगे उन लोगों को शामिल करने के लिए ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट की ओर से हमने करवाया। तो ये पूरी तरह से उनका एक्सप्लेनेशन था। सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सिर्फ 10 महीने के एडजस्टमेंट के लिए व्हेनेवर एप्लीकेबल के हिसाब से था। अब साथ ही में अब देखिए
ये जो मैंने बताया 2 ही पीरियड का। अब अगले पीरियड्स में क्या हुआ, अगली बार जो सेटलमेंट के बीच वालों का, तो 97 में भी ये सेम चीज करने के लिए उन्होंने 4/9/2000 को एक जो IBA ने सर्कुलर निकालकर कहा कि ये गवर्नमेंट का गजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से आप दीजिए, जो आपका जिन भी लोगों का 10 महीने का होता है। फिर 2005 में 28/6/2005 को एक IBA ने सर्कुलर निकालकर जानकारी दी अगले सेटलमेंट की। फिर आपका अगला सेटलमेंट जो हुआ 9 सेटलमेंट, उसका 2005 में जानकारी दी। 2015 में 9 और 10 BPS की जो जानकारी है वो अपना एक अलग से सर्कुलर जारी करके इन लोगों को शामिल करने के लिए कहा गया। तो ऐसे ऐसे इन्होंने पूरा ये जो आपका रेगुलेशन है वो हर बार इंप्लीमेंट करने के लिए अपना सर्कुलर निकालकर मेंबर्स बैंक को जब BPS साइन करते हैं तब इसकी जानकारी दी थी। फिर क्या हुआ कि 11 BPS और 12 BPS में जो बतौर जो ज्वाइंट नोट साइन हुई, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो आपका साइन हुआ उसी में लिखा गया, एक क्लॉज भी डाला गया है। उन्होंने जो ज्वाइंट नोट शेयर करी है वहां पर एक साफ साफ मेंशन भी है कि आपका ये जो अनोमली 10 महीने की हो रही है उनको शामिल करने के लिए ये जो आपका गवर्नमेंट का गजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको भी ये जो आपका फॉर्मूला के हिसाब से इनका एडजस्टमेंट किया जाए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो जाते हैं उनकी ओर से, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे पहले तो जो 1967 के लिए तो एक था, फिर जो आपका व्हेनेवर एप्लीकेबल करके सभी रिटाइज को जब भी सेटलमेंट होते तब शामिल करने के लिए कहा। साथ ही में अपने जो IBA के सर्कुलर अलग अलग 4 निकाले थे उससे बैक हो रहा है हर सेटलमेंट के हिसाब से। साथ ही में 11-12 BPS का तो उन्होंने क्लॉज ही डाला था जो आपकी सेटलमेंट की PDF थी उसमें। तो ये पूरी तरह से एक तरफा साबित करता है कि ये सिर्फ इन लोगों को एप्लीकेबल करने के लिए था, ऐसा उनकी ओर से तो ये आपका ये पूरी तरह से कहा गया IBA के एफिडेविट में। साथ ही में उन्होंने इसको कंक्लूड ऐसे किया कि ये जो आपका यही आपका जो है एप्लीकेबिलिटी है इस रेगुलेशन 35(1) की, और ये सभी रिटाइज पर नहीं लागू होता है, ऐसा इन्होंने कंक्लूड किया। तो ये आपका पूरी तरह से मैंने जो आपका बताया। अब देखिए इससे उन्होंने पेंशन अपडेशन नहीं, ये सिर्फ जो पेंशन है इन लोगों पर एप्लीकेबल है ऐसा कहा। अब चलिए मैं आपको इसके काउंटर पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इसके काउंटर में हमारी तरफ से क्या आपका बैंक रिटाइज के पक्ष में जा सकता है। तो देखिए अगर आपने जो है वो खुद से ही पहले किया था 1986 से 7 के बीच वालों को, एक आपने खुद से किया, 92 से 4 वालों को भी खुद से कर रहे थे आप, तो फिर आपको गजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से निकालने की क्या जरूरत पड़ी। खुद के रेगुलेशन पे था तो खुद जितनी भी अनोमली जितने भी बार हो रही थी तो आप यहाँ पे खुद से कर सकते, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे नोटिस निकालने की जरूरत क्या पड़ी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप खुद से कर सकते। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब पॉइंट आ रहा है, वाई फॉर्म जो आपका फॉर्मूला है वो ऑपरेशन का आपने क्यों लगाया इस पर, वो भी 4 CPC का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रिटाइज का क्यों लगाया। ये तो आपका एक फिक्सेशन आप कह सकते हैं, इसको ऑपरेशन कैसे कह सकते हैं। पेंशन ऑपरेशन ये नहीं होती, ये पेंशन फिक्सेशन हुई है ना। आपने जो आपके कुछ रिटाइज को अगर उनके जो आपका सेटलमेंट 2 के बीच पड़ रहा था तो उनकी पेंशन फिक्सेशन हुई। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है वो संदीप मेहता जी ने कहा था, जो आपके हमारे जो जज है उन्होंने, कि ऑपरेशन पेंशन ऑपरेशन क्या होता है कि बेसिक पे में DA पूरा मर्ज करो और उस पर एडिशनल हाइक दो, उसको ऑपरेशन कहा जाता है। तो आपने तो एक फिक्सेशन की ना कुछ रिटाइज की, जो भी है जो आपका रेगुलेशन 35(1) का आप जैसे कह रहे उसको फिक्सेशन कहा जाना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन कहा तो ऑपरेशन तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं कर सकते, किसी एक को छोड़ के बाकी को छोड़ नहीं सकते। अगर एक ऑपरेशन है पेंशन ऑपरेशन है तो सभी रिटाइज को शामिल करना पड़ेगा आर्टिकल 14 के हिसाब से, आप कुछ ही लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एक काउंटर पॉइंट हो सकता है। तो आपने तो खुद ये रेगुलेशन में ही ऑपरेशन लिखा हुआ है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड आपका ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो आपको फिक्सेशन या ऑपरेशन है वो आपका एक काउंटर पॉइंट हो सकता है। दूसरा देखिए 1993 में एक आपका MOU साइन हुआ था IBA और यूनियन के बीच में। 58 जो बैंक से उनके रिप्रेजेंटेटिव की ओर से IBA आया था, यूनियन की ओर से सबसे बड़ा तब AIBA था, वो गए थे। उसमें MOU में साफ साफ लिखा था कि बैंक का जो पेंशन है ऑन लाइन विथ RBI जो पेंशन स्कीम है RBI की भी सेम रहेगी। अगर ये सेम रहेगी तो RBI का पेंशन ऑपरेशन हो गया, तो बैंकों में क्यों अप्लाई नहीं हुआ। खुद से आपने MOU साइन किया था पूरी तरह से, वो आपका MOU अभी भी एप्लीकेबल, ये जो रेगुलेशन बन रहे थे तभी MOU आपका साइन हुआ था। तो RBI में 2019 के बाद 3 बार 19 फिर 23 और 26 में अभी आपका जो है वो पेंशन ऑपरेशन रिटाइज को लागू किया गया। तो बैंक एम्प्लॉयज को क्यों नहीं, तो ये सबसे बड़ा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा यहाँ पे देखिए काउंटर, जो आपका कोई कंफ्यूजन है तो आपका ऑपरेशन नहीं है, ये वाला एक कंफ्यूजन है, तो इसको आप ब्रॉडली सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पर जो आपका रेगुलेशन 56 लिखा गया है BPR में, उसमें है कि
आपका जो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स यहाँ पे जो है वो इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। उस रूल्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्स की हर जो आपका सीपीसी आता है उसमें पेंशन ऑपरेशन होती है। तो बैंक रिटायर्स की पेंशन ऑपरेशन भी इस हिसाब से ब्रॉडली वो लागू करके होनी चाहिए। तो ये 3 से 4 जो पॉइंट्स है वो काउंटर में कर सकते हैं। बाकी ये रेगुलेशन पर जो फाइट है वो हमारे बीईपीआर के रूल्स के हिसाब से और बड़े जो आप काउंटर कर सकते हैं और दूसरे काउंटर पॉइंट एडिशनल आपके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकते हैं। अब दूसरा आप डीए मर्जर वाला पॉइंट है उस पर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लूँ तो देखिए डीए में आप ये जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें तो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन डीए में हमारी तरफ से स्ट्रांग पॉइंट उनको काउंटर आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जो डीए मर्जर पर 12 बीपीएस के 7 से 12 बीपीएस की कैलकुलेशन में क्या सबमिट किया तो देखिए उन्होंने सबमिट किया 7 से 12 बीपीएस तक जो आपका सीपीआई पॉइंट्स मर्ज हुए थे वो सबमिट किया कि 7 बीपीएस में 1684, 8 बीपीएस में 2288, 9 बीपीएस में 2836, 10 बीपीएस में 4440, 11 बीपीएस में 6352 और 12 बीपीएस में 8088 पॉइंट यहाँ पे मर्ज हुआ। तो आप हमारे जो आपके लॉयर हो वो कह सकते हैं ये तो आप बैंक रिटायर्स को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो सर्विंग एम्प्लॉइज का जो बीपीएस हुआ था उसमें बेसिक पे में पॉइंट्स मर्ज हुए थे वो सीपीआई पॉइंट्स है, इसका बैंक रिटायर्स के डीए मर्जर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये सबसे पहला ही काउंटर पॉइंट करके इस पॉइंट को पूरी तरह से हमारी तरफ से जो है वो इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉइज पर जो आपकी बीपीएस होता है तब लागू होता है। जैसे अभी 12 बीपीएस में जो बैंक एम्प्लॉइज था उनका जो डीए मर्ज हुआ वो बैंक एम्प्लॉइज के लिए डीए मर्ज हुआ सीपीआई पॉइंट्स पर। अब देखिए इससे रिटायर्स का कोई लेना देना नहीं। साथ में देखिए इन्होंने कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे कि जो प्री रिटायर 2002 था उनकी अनोमली हमने कुछ यहाँ पे उनको अनोमली हो रही थी फॉर्मूला में तो 2005 में वो समाप्त की। 2002 से 22 की बेच की अनोमली 2012 बीपीएस में हमने समाप्त की, ऐसा एक पॉइंट है वो एडिशनली डीए के बारे में लिखा गया है। साथ ही में तो अब एक और काउंटर हो सकता है कि जो आप डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि जो आपका प्री 2022 के रिटायर्स है उनके लिए आप 1960 पुरानी सीरीज पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। कल ही वीडियो में मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको दिखाई थी। और 2016 सीरीज जो नए रिटायर्स है 2022 के बाद रिटायर्स और सर्विंग एम्प्लॉइज उनका फॉर्मूला अलग है तो एक अनोमली है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला एक और केस में दे चुका है कि ऐसा आप अनोमली जो डीए में नहीं कर सकते, तो एक बहुत ये स्ट्रांग पॉइंट है। साथ ही में देखिए फुल डीए मर्जर वाला कैलकुलेशन आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि आप हमें बताइए कि जो पेंशन से उनकी डीए मर्जर कब हुआ, फुल डीए मर्जर होकर बेसिक पेंशन कब बढ़ी। तो आप उसके आर्ग्यूमेंट में उनके पास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है, खुद ने एक्सेप्ट किया। देखिए इसी एफिडेविट में कि दे एक्सेप्टेड दैट द बेसिक पेंशन फॉर रिटायर्स रिमेन सेम फॉर लाइफ टाइम एंड डीए सिर्फ यहाँ पे डीआर है वो चेंज होता है। तो ये पॉइंट है कि डीए मर्जर उन्होंने किया ही नहीं। तो सबसे पहली जीत आप यहाँ से ले सकते हैं कि डीए मर्जर बैंक रिटायर्स का हुआ नहीं, सिर्फ डीआर यहाँ पे बढ़ाते हैं, बेसिक पेंशन कभी बढ़ी नहीं। तो पेंशन ऑपरेशन तो नहीं, लेकिन डीए मर्जर करके पेंशन की जो ऑपरेशन है वो तो की जानी चाहिए। साथ ही में एक और पॉइंट है उन्होंने छोड़ दिया कि रिटायर्स को 6 महीने में डीए मिलता है, सर्विंग एम्प्लॉइज को 3 महीने में। तो ये भी आपका एक अनोमली क्रिएट होती है, ये भी आपका जो काउंटर पॉइंट है वो रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही में ये डीए पर भी आपकी बात रही। साथ ही में एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बर्डन, देखिए उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो बैंक है उनका कॉर्पस जो आपका है, एक तो बैंक रिटायर्स को पेमेंट करेंगे जो 2010 के बाद के है, फिर आपके जो आप सर्विंग एम्प्लॉयज है वो भी रिटायर हो गए तो उनकी भी पेंशन आपकी देनी होगी। तो हमारे पास जो फाइनेंशियली वायबल वो नहीं रहेगा, ऐसा एक पॉइंट डाला गया है कि बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए उन्होंने एक पॉइंट नहीं मेंशन किया कि अभी कॉर्पस कितना है, 4.56 लाख करोड़ का कॉर्पस है, जिसका ब्याज का जो पैसा सालाना होता है उससे ही जो पेंशन है वो पे हो सकती है। तो सभी की फ्यूचर में जो रिटायर्स है उनकी संख्या कम भी होगी, जो रिटायर्स फुल अभी पेंशन पाते वो कम होंगे और उनकी जो आपकी सीधा आपका जो वो उनको जो मिलता है वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होकर बहुत कम पैसा हो जाएगा। साथ ही में कुछ यहाँ पे रिटायर्स की जो मौत होती है और साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वो भी होगा, तो ये भी काउंटर पॉइंट कर सकते हैं। और कॉर्पस तो अभी बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है, तो आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और एक कॉर्पस का कोई लेना देना ही नहीं, अगर रेगुलेशन में है कॉर्पस में नहीं है तो बैंक खुद के पैसे लगाकर भी पेंशन ऑपरेशन करनी पड़ेगी। ये साफ साफ इससे जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कह सकते हैं। अब एक और पॉइंट इन्होंने एक्सग्रेशिया के बारे में कहा कि हम इन लोगों को एक्सग्रेशिया देते हैं। तो देखिए एक्सग्रेशिया देते हैं, रिव्यू के बारे में भी इन्होंने बताया। तो रिव्यू अभी तक जो आपका 5 साल होने आया
2027 आ गया, लेकिन एक भी साल इन्होंने रिव्यू नहीं किया। सिर्फ 2% से 17%, जो बहुत ही कम अमाउंट बनता है, 500 से 1000 से 1500 रुपीस बनता है, वही इन्होंने दिया। उस पर कभी रिव्यू भी नहीं किया और इसको बढ़ाया है भी नहीं। तो ये पूरी तरह से सारी जो डिटेल्स थी, काउंटर क्या हो सकते हैं, वो मैंने आपके साथ रखे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, ताकि ये हमारे जो लॉयर है उनके साथ पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखें। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।